बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल जो है वो किसी को बताई अगर जाए तो कितनी बार बता सकते हैं, कितनी बार समझा सकते हैं। अवाम अब समझने से कासिर हो चुकी है। अगर अवाम को आप ये समझाना चाहें कि मौजूदा सूरत हाल जो है वो इन वजूहात के बायस है तो अवाम नहीं समझते। मुख्तलिफ वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही हैं कि किस तरीके से अवाम अपने मसाइल में घिरी हुई इजहार कर रही है। कुछ वीडियोस तो ये भी देखी कि डंडे मार मार के तोड़ा जा रहा है मोटरसाइकिल को, और वो कह रहे हैं कि जब पेट्रोल में तुम्हें डलवा ही नहीं सकता तो फिर तुम्हें चलाने की मुझे ज़रूरत क्या है, फिर तुम्हें मैं अपने पास रखूं ही क्यों। तो इसी तरह के बेशुमार मनाज़िर हैं जो हम देख रहे हैं। एक तरफ एशिया कप जारी है, एशिया कप के अंदर सेंचुरीज़ की बात हो रही है, तो हमारे यहाँ हर चीज़ ने ट्रिपल सेंचुरी कर रखी है। पेट्रोल की अगर आप बात कर लें, आप डॉलर की बात कर लें, आप डीजल की बात कर लें तो ट्रिपल सेंचुरीज़ हो चुकी हैं। बिजली की सूरत हाल अगर देख लें तो बिजली के बिलों की सूरत हाल भी आप सबके सामने आया है। तो आने वाले दिनों के अंदर हम अपनी जो पर कैपिटा इनकम है, क्या उसको इन्हेंस करने के लिए हमारे पास कोई नुस्खा कीमिया मौजूद है, ये एक बुनियादी सवाल है। दूसरी तरफ हंगामी इजलास भी हो रहे हैं, IMF के साथ बातचीत भी हुई है, स्टाफ लेवल के मुआहदे हुए हैं। मुआहदा नहीं हुआ, बातचीत अभी तक हुई है, और शमशाद अख्तर साहिबा कहती हैं कि अभी तक मैंने खुद उनसे कोई बातचीत नहीं की, अभी स्टाफ ने सिर्फ बातचीत की है। तो वो जो बातचीत चल रही है उसका कौन सा हमें मंजरनामा देखने को मिलेगा, क्या वहाँ से कोई मुस्बत इमेज जो है वो हमारे ऊपर शो होगा या नहीं होगा। उसके अलावा सियासी प्लान जो तरतीब दिए जा रहे हैं, जो मीटिंग्स हो रही हैं, क्या किसी को कोई खदशा है मंजरनामे के हवाले से कि तब्दील उनके हक में होगा या उनके मुखालिफ होगा। इलेक्शन कमीशन जो है वो हल्का बंदियों का जो दौरानिया उसे कम करने के ऊपर गौर कर रहा है। नवंबर के अंदर हल्का बंदियों की जो हतमी फहरिस्त है वो मुरतब कर दी जाएगी कि इसमें किस हद तक हकीकत है। और दूसरा ये कि पाकिस्तान में इतने मसाइल हैं तो वहाँ पे हमारे यहाँ तालीमी मसाइल भी हमारे सामने उजागर हो रहे हैं। तालीमी मसला ये है कि एक इशू जो हमने डिस्कस किया था कि वो वाक़या जो पाकिस्तान में रूनमा हुआ और जिसके बाद मंजरनामा तब्दील हो गया, उसमें मुतासरीन में से ए और ओ लेवल के तलबा भी थे जिनके इम्तहानात उस वक्त जारी थे और इम्तहानात मनसूख बाद में हो चुके थे, और कुछ बच्चे इम्तहानात जो ना दे सके उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी हो चुकी थी। हमने प्रोग्राम में तज़किरा किया, हुकूमत एक्टिव हुई और उनके लिए आवाज़ उठाई और ए ओ लेवल के इम्तहानात दोबारा से रीशेड्यूल कर दिए गए। अब उसमें परेशानी क्या है, इससे बात का आगाज़ करते हैं, फिर दीगर इशूज़ के ऊपर भी बात की जाएगी। राना साहब, तालीम जो बुनियादी मसाइल में शुमार होता है, बुनियादी हकूक़ में भी शुमार होता है। हमने जो इशू उठाया था उस इशू के बाद सूरत हाल कुछ बेहतरी की तरफ गामजन हुई थी, लेकिन अब सुन रहे हैं कि फिर उसमें कोई मसाइल जन्म ले रहे हैं। जी बिल्कुल ले रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, पाकिस्तान के जो बड़े नौनहाल तालिब इल्म होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कि ये पाकिस्तान का थिंक टैंक है, ये पाकिस्तान का दिमाग है, ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, ये पाकिस्तान के साइंसदान हैं, ये पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। वो लोग बच्चे जो होते हैं ए लेवल जो है वो करते हैं, और उसमें आपको पता है उसमें वालिदैन अपना आप बेचकर, अपना जेवर बेचकर, घर बेचकर, ज़मीन बेचकर, चीज़ें बेचकर, मजदूरी करके उन बच्चों को पढ़ाते हैं। होता क्या है कि 9 मई का वाक़या होता है, 9 मई 12 मई तक आपको पता है ये वाक़या चलते रहते हैं, और 45,000 तलबा हैं पाकिस्तान में, 45,000 45,000 जिन बच्चों ने ये इम्तिहान देते हैं, इम्तिहान देने होते हैं। पर्चे अमनो अमान की जो हालात सूरत हाल होती है उसकी वजह से कैंसिल हो जाते हैं। बाद में इन्हें कैमरे से ये होता है कि जनाब उनके स्कूलों से कैमरे से ये हदायत आती है कि आपका पुराना रिजल्ट देख कर आपको जनाब नंबर दे दिए जाएंगे। अब जिसका 8+ था, जिसका रिजल्ट बेहतरीन था, अब उसे यही उम्मीद थी कि भाई मुझे वही रिजल्ट मिलेगा, नेचुरली तौर पे ऐसा ही होता है ना। अब हुआ क्या, अचानक से रिजल्ट आया, पता चला कि चंद यानी 45,000 में से चंद 100 को नंबर ठीक दे दिए गए, बाकी सब के सब बच्चों को उड़ा दिया गया। ये साजिश बच्चों के खिलाफ नहीं थी, ये साजिश पाकिस्तान के खिलाफ थी, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के खिलाफ साजिश थी। अब उसके बाद हमने पहला प्रोग्राम किया, हमारे प्रोग्राम के बाद बाकी टीवी चैनल्स पे भी प्रोग्राम हुए, उसके बाद बच्चों ने मुजाहरे किए, उसका असर ये हुआ, उस पर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी एक्शन लिया, उस पर निगरान हुकूमत ने भी अपना रोल अदा किया, बाकी लोगों ने भी रोल अदा किया। उससे एक्शन पे ये हुआ कि एक प्रेस रिलीज भी जारी होगी, ये आ गया कि जनाब इम्तिहान दोबारा लिए जाएंगे। अच्छा, इम्तिहान दोबारा लिए जाएंगे और किसी से कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी। या सर, ये फ़ीस 5,000, 10,000, 20,000 नहीं है, ये लाखों में फ़ीस है। कहाँ से बच्चे फ़ीस अदा करेंगे? बच्चों को वालिदैन खुश हुए चलें, हालांकि बड़ा मुश्किल था, 1 साल ज़ाया होता था। अब हुआ क्या,
अब होता यह है कि अब अचानक से एक इनके बच्चों के वालिदैन को और ये एक नोटिस आ जाता है जिसमें होता है कि अब आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर की फ़ीसों के साथ डबल फ़ीस हम आपसे ले रहे हैं, आप डबल फ़ीस दें और उसके बाद दोबारा जो आपके पेपर हैं उसकी फ़ीस चेकिंग, रीचेकिंग और उसके पेपरों की फ़ीस भी ज़्यादा ली जाएगी, अच्छे खासे पैसे जो हैं वो ले जाएंगे। उसके बाद अक्टूबर में इनका इम्तिहान होगा और उसका रिज़ल्ट कब आएगा? उसका रिज़ल्ट इतने अक्टूबर में इम्तिहान के इतने कम अरसे में तैयारी मुमकिन नहीं है, चले तैयारी कर भी ली, तो उसके बाद रिज़ल्ट कब आएगा? रिज़ल्ट उनका आएगा जाके जनवरी फरवरी में। अब मुझे बताएं, जनवरी में जाकर रिजल्ट आता है, ये मेरे पास सारा कुछ उनका मौजूद है, जनवरी में जाकर इनका रिजल्ट आता है। ये तो कम से कम 1 साल इन बच्चों का मर गया, फिर लाखों रुपए इनके कौन देगा? जिस बच्चे के वालिदैन के पास पैसे नहीं है वो क्या करेगा? अब 1 साल भी ख़त्म हो गया, फिर इन्होंने जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटियों में एडमिशन के लिए अप्लाई किया था वो भी सारा का सारा सिस्टम ख़त्म हो गया। अब हाथ पर ये गए हैं, जाके हुकूमत के पास गए हैं, निगरान वज़ीर आज़म साहब तक से मिले हैं, बाकी लोगों से मिले हैं, मुजाहरे किए हैं, इंटरनेशनल सतह पर इन्होंने किया है, इस वक्त ये ट्रेंड बन चुका है। उसके बावजूद हुआ क्या कि मुतल्लिका सरकारी अदारे जो हैं अब जब तक वो एक्शन नहीं लेंगे, वो इस पर हरकत में नहीं आएंगे। जो वादा किया गया था कैमरेज की तरफ से, जो ये कहा गया था कि आपको आपका ग्रेड दिया जाएगा, जो आपका साहब का रिजल्ट है उसके मुताबिक आपको रिजल्ट दिया जाएगा। अगर आप साहब का रिजल्ट के मुताबिक रिजल्ट नहीं दे रहे और अगर आप 1 साल ज़ाया कर रहे हैं तो फिर उस 1 साल की फीसें भी इन बच्चों को वापस करें यासर साहब, फिर वो 1 साल के ड्यूज भी वापस करें। अगर आप इसी में बाजिद हैं, 1 साल भी ज़ाया कर दिया, फिर उसके ड्यूज वापस करें ताकि उनके वालिदैन पे वो बर्डन ना बने। नहीं तो जो हकीकी काम है वो ये है कि आप उनको मेरिट के मुताबिक नंबर दें, जो मेरिट बनता है, जो उनका साहब का रिजल्ट है उसके मुताबिक आपने जो वादा किया उसके मुताबिक आप उनको नंबर्स दें ताकि पाकिस्तान के ये बच्चे इंटरनेशनल सतह पर जाकर इस मुल्क का नाम रोशन कर सकें। ये इस मुल्क की बात है, ये बात किसी और की नहीं है, ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हुई है। और मुझे समझ नहीं आती कि क्यों इस पर खामोश है, क्यों इस पर जो है बिल्कुल बात नहीं की जा रही। बिल्कुल इस पर वो लोग जिन्हें बोलना चाहिए था, मौजूदा वज़ीर आज़म तो इस मामले में बड़े एक्टिव हैं। मैं समझता हूँ कि मौजूदा वज़ीर आज़म साहब को इस पर बोलना चाहिए, वज़ीर तालीम को बोलना चाहिए, सेक्रेटरी तालीम को बोलना चाहिए, पाकिस्तान के तमाम ज़िम्मेदारान को बोलना चाहिए, इसलिए कि ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सवाल है, ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। अब बच्चे कहाँ से लाखों देंगे? 1 साल भी ज़ाया हो गया, लाखों भी देंगे। फिर आगे यूनिवर्सिटियों में जब आप जाते हैं, आपके पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा बच्चे जाते थे A लेवल के, अब क्या हो रहा है? अब भारत के जाएंगे, अब किसके मुल्क के जाएंगे? आपके मुखालिफ ममालिक के जाएंगे, वो वहाँ पर जाएंगे, वो अपनी लॉबीज बनाएंगे। तो फिर तो आपके खिलाफ काम हुआ ना, इस मुल्क के खिलाफ काम हुआ। यासर, मैं ये हाकिम वक्त से ये दरखास्त करूँगा कि इन बच्चों पर रहम करें। ये पाकिस्तान की यूथ है, ये पाकिस्तान का असल ब्रेन ये लोग हैं, ये पाकिस्तान का असल मुस्तकबिल हैं। इनके पेपर लेने से आप 1 जनवरी फरवरी में रिजल्ट लाते हैं तो अब सोचे 1 साल तो इनका ज़ाया हो गया, आप इनसे फीसें मांग रहे हैं, अब कौन क्या बेचेगा? दूसरी बात है, क्या गारंटी है कि आप पेपर अक्टूबर में हो जाएंगे? या सर, कल मुल्क में अगर हड़तालों का सिलसिला जारी है, अगर उस वक्त भी कोई ऐसा हंगामा, खुदा न खास्ता हंगामा, कोई हालात पैदा हो जाते हैं तो फिर अक्टूबर के बाद क्या आप कहेंगे जाके फिर जनवरी, फिर जनवरी के बाद जाके आप कहेंगे अगला अक्टूबर? हालात देखें ना किस तरफ जा रहे हैं, इस पे जरूर सोचना चाहिए। और मैं समझता हूं कि तमाम एंकर्स को भी इस पे बात करनी चाहिए। अच्छा राणा साहब, आप जो बात करते हैं कि बच्चे पढ़ के बाहर जा रहे हैं, ब्रेन है, ब्रेन का नाम इसे दिया जा रहा है, लेकिन हालिया सूरत हाल के अंदर आप देखें कि पासपोर्ट ऑफिस के अगर मनाजर आपकी नज़र में हों, तो आपने कुछ वीडियोस देखी हों, तो बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग वहाँ पे मौजूद हैं। AO लेवल को छोड़िए, वहाँ पे वो किसान हारी मौजूद है, वहाँ पे आम तबका मौजूद है, मुतवसत तबके के लोग मौजूद हैं जो अपनी ज़मीनें बेच रहे हैं, बाहर जाने की तगोदो कर रहे हैं। तो बाहर के हालात भी उनके सामने हैं। तो ये जो हिजरत है, ये पाकिस्तान को कहाँ पे लेके जाएगी? क्या ब्रेन एसेट बन के वापस आएंगे? नहीं, ये जो बच्चे जा रहे हैं ना, ये तो वापस आने के लिए जा रहे हैं। ये तो वो हैं जिन्होंने जाके पाकिस्तान के लिए काम करना। वो जो लोग जा रहे हैं वो बेजार होके जा रहे हैं, वो इन बिजली के बिलों से, इस महंगाई से, इस बेरोज़गारी से जा रहे हैं। ये जो बच्चे जाएंगे ये पाकिस्तान का ब्रेन बन के जाएंगे, ये पाकिस्तान वापस आएंगे, ये उन यूनिवर्सिटियों में जाके बताएंगे कि वाकई पाकिस्तान की असल तस्वीर हम लोग हैं। और ये वहाँ पे जाके बताएंगे कि पाकिस्तान अमन का गहवारा है, पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन है, पाकिस्तान के अंदर हम जैसे ज़हीन लोग हैं, ये बताएंगे। आप देखें, आपको पता है ना इंग्लैंड में जिस बच्ची ने टॉप किया है, आप ही जिक्र कर रहे थे ना, जी, पाकिस्तानी थी ना जी।
और ये बच्चे रिकॉर्ड बनाया, रिकॉर्ड बनाया, तो ये बच्चे इस तरह जाएंगे। या सर आप बाकी जो आप कह रहे हैं पासपोर्ट ऑफिस वाली बात या दूसरी बात, या सर ठीक कह रहे हैं आप, खुदा की कसम यही हालात है। दुआ करें इस मुल्क के लिए, पीडीएम की हुकूमत बेड़ा गर्क कर गई है। क्योंकि मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने भी कहा, उन्होंने कहा ये बिजली के बिल हमारी हुकूमत के नहीं है, ये तो गुज़श्ता महीने के हैं, तो गुज़श्ता महीने में हमारी हुकूमत नहीं थी, हमने तो 15 अगस्त को 4 संभाला। बिल्कुल ये पीडीएम की हुकूमत थी। ख्वाजा आसफ साहब इस बात का इकरार कर चुके हैं। आज मैं आपको एक वाक़या सुनाऊं यासर। जी जी। मैं सुबह घर से निकलता हूँ और यासर मैं आज सारा दिन, खुदा की कसम, मैं कसम खा के कहता हूँ, मैं काफ़ी देर रोता रहा। मैं निकला तो मेरा इलाका, मैं शादबाग में रहता हूँ, मैं जैसे ही आमर रोड से निकल आगे थोड़ा सा आगे जाता हूँ तो एक शख्स परे, मैं उसे जानता था, वो एक औरत साथ जिसने नकाब किया हुआ और 5 बच्चे बस्ते साथ रखे हुए, वो वहाँ बैठे थे। मैंने उन्हें रुक गया तो उन्होंने एक प्ले कार्ड उठाया था जिसको देख के मैं रुका। प्ले कार्ड पे पता क्या लिखा हुआ था? खुदारा हमारे बच्चों को ले जाएं, रोटी खिला दें, हमें इनकी कीमत नहीं चाहिए। मैं रुक गया, मैंने कहा ये क्या बात हुई भाई, ये कौन है? मैंने खरे बाबू मेरा इलाका है, मैंने पूछा क्या हुआ है? उसने कहा जी मेरी 51,000 तनख्वाह थी, 51,000, और मैं बड़े अच्छे तरीके से गुजारा कर रहा था। बिजली का बिल 23,000 आया है, 9,000 फ़ीस देता हूँ बच्चों की, जो अब फ़ीस भर के 16,000 पे चली गई है। बाकी अशिया आपके सामने हैं। पेट्रोल डलवाने के लिए मोटरसाइकिल मेरे पास है, पेट्रोल डलवाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। 3 दिन में एक वक्त की रोटी बामुश्किल इन बच्चों को खिलाई है। अब इनका रोना नहीं देखा जाता, अब इनका चीखना नहीं देखा जाता। अब कितना टाइम मेरी बीवी खाली हंडिया चूल्हे पे रखेगी? कितनी दफ़ा हम झूठ बोलेंगे कि गैस नहीं आ रही, जब बच्चे कहते हैं कि पापा बाजार से कुछ ला के खिला दो, तो फिर दिल करता है कि यहीं पे मर जाऊं। तो खुदकशी हराम ना होती तो मैं खुद भी मर जाता और ये बच्चे भी। मैंने इसलिए यहाँ पे कह रहा हूँ कि कोई बे औलाद इन बच्चों को ले जाए, इन्हें पढ़ा दे, इन्हें खाना खिला दे। मैं और अब मेरी बीवी हम बर्दाश्त कर लेंगे ये जुदाई, लेकिन हम इनको इस तरह रोता हुआ नहीं देख सकते। या सर ये हालात है। चलें, आप तो खुदकुशी की बात करते हैं ना, उसके लिए तो इकदाम उठाना पड़ता है। मैं ऐसे मनाजिर भी देख चुका हूँ कि जिसके अंदर वापडा के ऑफिस के बाहर एक कतार दर कतार लोग खड़े हैं और वहाँ पे एक शख्स आता है अपना बिल ठीक करवाने के लिए। तो वो कहा जाता है कि ये ठीक नहीं हो सकता, वो कहता है इसकी किस्तें कर दें, वो कहते हैं किस्तें भी नहीं हो सकती। तो इसी असना में वो पीछे हटता है, दिल का दौरा पड़ता है और वहीं पे उसकी मौत हो जाती है। वो वहाँ पे बेंच के ऊपर उसकी लाश पड़ी है, उसकी जो बीवी है वो वहाँ पे बैन कर रही है, लोग वहाँ पे खड़े हैं और अंदर बिल जो हैं वो उसी रफ्तार के साथ जमा किए जा रहे हैं जिस रफ्तार से पहले थे। यानी ये इंसानियत हो चुकी है हमारे यहाँ कि अगर एक शख्स सदमा बर्दाश्त ना करते हुए मौत की वादी में चला गया तो चंद मिनट के लिए लोग वहाँ पे रुक रहे हैं। ये नफ्सा नफ्सी का आलम है। तो हम किधर जा रहे हैं? यासिर साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। मैंने वो फुटेज देखी है। उस घर में अब क़यामत होगी ना, क़यामत सुगरा होगी उस घर में। मुझे एक बात बताएं, आज गवर्नर सिंध साहब ने कहा कि बड़े मियाँ साहब कहते हैं मैं पाकिस्तान के लिए बड़ा फ़िक्रमंद हूँ और उन लोगों को सज़ा देनी चाहिए जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर ये हालत पैदा कर दी है। बिजली के बिल, महंगाई बिल्कुल देनी चाहिए। वो 1.5 साल में वो लोग थे जिन्होंने उन मुआहिदों पे साइन किए। ये मैं नहीं कह रहा, क्या वज़ीर इत्तलात ने ये बात नहीं कही? क्या पिछला ये जितना जा रहा है, ये जो टैरिफ जा रहा है, क्या ये साबका पीडीएम की हुकूमत ने नहीं किया? क्या ये महंगाई सारी पीडीएम की हुकूमत लेकर नहीं आई? अगर ये पीडीएम की हुकूमत लेकर आई है, उन्होंने साइन किए हैं, ख्वाजा आसफ ने इकरार किया है, तो फिर मियाँ साहब वो आपके पास बैठे हैं। मियाँ साहब वो आप ही के पास हैं, आप उनसे पूछ लें, आप सज़ा मुतय्यन कर दें। और गवर्नर साहब आप भी उससे पूछ लें। आपको नहीं पता, ये हम नहीं कह रहे, आपकी जमात के लोग भी एहतजाज कर रहे हैं। किसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं? वाकई ये दुरुस्त बात है। ये बिल तो उस वक्त हुकूमत के भेजे हुए बिल है जो हुकूमत पीडीएम की थी। ये निगरान सेटअप उस वक्त नहीं था। तो किससे खेल रहे हैं, किससे झूठ बोल रहे हैं, किसके साथ मकारी कर रहे हैं, किसके साथ ये सब कुछ हो रहा है? ये तो बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ सज़ा नहीं, इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए उन तमाम लोगों को जिन लोगों ने ये सारा कुछ किया। मुझे एक बड़े सीनियर सहाफ़ी ने पता क्या कहा सर, उसने कहा जी मैंने
नून लीग के एक बहुत ज़िम्मेदार शख्स से पूछा, ये तुम क्या कर रहे हो, आप लोगों की हुकूमत जा रही है और आप हैप्पी बने हो? पता उसने कहा जाके तो उसने कहा हम इसलिए हैप्पी हैं कि लोग पहले हमें गालियाँ निकालते थे, हम जो करके जा रहे हैं, जो चीज़ें हमने तय कर ली हैं, जो टैरिफ तय कर लिए हैं, अब इसके बाद निगरान हुकूमत को पड़ेंगी गालियाँ, और हम इसलिए हैप्पी हैं कि लोग कहेंगे जनाब उनकी हुकूमत वापस आ जाए, वही ठीक थे। राना साहब, ये अलग मामला है, एहतजाज दिखाया जा सकता है या दिखाना चाहिए, दो अलग मामला हैं। एक तशख़्ख़ुस है अवाम का, हम अवाम की ज़्यादा तज़लील भी नहीं दिखा सकते, अवाम रोते पीटते हैं तो इनका क्या जाता है, जाता तो अवाम का है। वो जो सफ़ेद पोश सड़कों पे आके एहतजाज कर रहे हैं, बार बार टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर दिखाएंगे तो तशख़्ख़ुस तो उसका पामाल हो रहा है, तशख़्ख़ुस तो पाकिस्तान का पामाल हो रहा है। सवाल ये बनता है कि हम बोलें तो क्या बोलें, एक बोलें तो बात तशख़्ख़ुस की भी आती है, ना बोलें तो वैसे मरते हैं। हमारे पास रास्ता क्या है भाई? हमारे पास हमें अपनी आवाज़ को उन सब लोगों के लिए बुलंद करना होगा जो मज़लूम हैं, हमें हक़ाइक़ को सामने लाना होगा। ये जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कल बात की है कि जो लोग ये सारा गंद फैला के या सब कुछ करके गए हैं, आज वो ही एहतजाज कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने कोई ढकी छुपी बात नहीं की, ओपन बात की है ना, तो जवाब दें वो लोग। क्यों नहीं वो लोग जवाब देते? आए मैदान में, आए आगे बात करें। अब MKM जो है, मुझे MKM का स्टाइल बड़ा मज़ेदार लगा है। मैं तो कहता हूँ मैं सदके और कुर्बान जाऊँ उन लोगों पे। उन्होंने कहा जनाब ऐसे हुआ तो हम ऐसे कर देंगे, और जब आप इक़्तिदार में बैठे थे, जब आप कबीना के अंदर मौजूद थे, जब इस टैरिफ पे साइन होने लगा था, तो उस वक्त आपकी ज़बान पे ताला क्यों था? वो दफातर मौलाना फजल रहमान साहब खुलने की किसी हद तक उम्मीद थी उन्हें। चले उम्मीद हो रहे, मुल्क की उम्मीद होनी चाहिए, इस मुल्क के लिए होना चाहिए, इस वतन अजीज़ के लिए होना चाहिए। या सर सबसे पहले तो हम सब मिलकर उस दुख में शामिल हैं जो कल हमारे शोहदा, जो हमारे जवानों को शहीद किया गया, जो इस वतन की खातिर जिनकी शहादत हुई, जिन पर खुदकश हमले के जरिए जिन्हें शहीद किया गया, वो कोई अपने ज़ाती काम नहीं गए हुए थे, वो इस वतन की हिफाजत के लिए गए हुए थे, और वो इस वतन की मिट्टी पर उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी। तो ये किस वजह से हुआ? ये इसी केओस की वजह से है ना, कि दुश्मन कोई मौका ढूंढना चाहता है, हमें वो समझता है कि ये अंदर से कमज़ोर हो चुके हैं, तो इनकी फोर्सेस को भी कमज़ोर कर दिया जाए। यही तो मौके ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल, मैं तो चाहूँगा कि मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से एक बात कहूँगा कि जनाब आप बाइख्तियार हैं। ये PDM की हुकूमत ने जो तबाही मचाई है, जो PDM की हुकूमत एक सुरंगे खोद के गई है, आप ख़ुद कह रहे हैं कि अफ़गान ट्रांजिट में इतने अरब रुपए की फ्रॉड हुआ है, आप ख़ुद ये सारी चीज़ें बता रहे हैं, तो मेहरबानी करें इनके लोग पकड़ें जिसने ये किया है, लाएं इनके नाम भी उस लिस्ट पे डालें जिस पे ये लोगों के नाम डालते थे, पकड़ें इन लोगों को, इनके जो करीबी लोग आपकी मुखबरियाँ करते हैं या इतलाएँ देते हैं उनको भी पकड़ें। जिस शख्स ने भी ये पाकिस्तान लूटा है, जिस शख्स ने इस पाकिस्तान के साथ ज्यादती की है, वो PDM की साबका हुकूमत के लोग क्यों कहाँ भागेंगे? अगर आप उनसे नहीं पूछेंगे, आप ही कहते हैं ना साबका हुकूमत ने किया है और वही ये सब कुछ कर रहे हैं, तो अगर आप उनसे नहीं पूछेंगे तो फिर रोज़े महशर कोई तो पूछेगा ना, कोई तो पूछेगा ना, जिसके पास इक़्तिदार हो, इख्तियार हो, और इख्तियार के बावजूद भी वो जालिम को ना पूछे, जालिम को ना रोके, करप्ट को ना पकड़े, तो फिर एक ताकत तो है जिसने पूछना है, तो पूछें ताकि ये मुल्क खुशहाल हो। इसकी सज़ा मत दें उन लोगों को जो बेचारे घर की रोटी नहीं खा सकते, घर में रोटी नहीं पका सकते, और बिल जो है वो अदा करने पे लगे हुए हैं, पेट्रोल नहीं डलवा सकते, लोग अपनी मोटरसाइकिलें तोड़ रहे हैं, लोग साइकिल तक खरीदने की सिक्का सकत नहीं है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, लेकिन जो इसके ज़िम्मेदार है उनको तो सज़ा दे दे। तल्ख हकीकत है इस ज़माने की, मंसूर साहिर का शेर है कि मार पड़ी थी कागज़ खाने पर बच्चे को, माँ बेटे की क्या तकदीर बनी थी, बच्चा रोती माँ के आंसू पोंछ के बोला, उस कागज़ पर रोटी की तस्वीर बनी थी। जब हालात यहाँ तक आ जाएं तो फिर कौन क्या बोल सकता है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। इसी मंजरनामे में मजीद बात कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान की मौजूदा सियासी, माशी और कानूनी सूरत हाल
जिस हद तक दगरगुं कैफियत का शिकार हो चुकी है, हम निकलने की बातें करते हैं। हम ये भी कहते हैं कि 3 महीने के अंदर 80 अरब डॉलर की जो बरामदात है हम उसके ऊपर भी काम कर लेंगे। हम ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान को इस जंजाल से निकाल लिया जाएगा। हम ये भी कहते हैं कि बैरूनी सरमायाकारों का जो एतमाद है वो भी बहाल कर लिया जाएगा। हम ये भी कहते हैं कि डॉलर को कंट्रोल कर लिया जाएगा। लेकिन जो हकायक हैं वो इसके बरअक्स क्यों हैं? वो नुस्खा कीमिया कौन सा है कि जिससे ये तमाम चीज़ें तब्दील हो सकती हैं? ये जमातें जो अभी इत्तेहाद के साथ हुकूमत करके गई हैं, अगर यही वापस आने की तगोदो कर रही हैं तो इनको क्या दिखाई देता है कि वापस आएंगे तो सूरत हाल को किस तरीके से काबू किया जा सकता है? इसी पे बात की जाएगी। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सीनियर रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। कामरान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कामरान साहब, ट्रिपल सेंचुरीज हो चुकी है 3 चीज़ों की, पेट्रोल, डीजल और डॉलर की। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर माशी सूरत हाल आप बखूबी जानते हैं, और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो एहतजाज हो रहा है वो बगैर किसी पॉलिटिकल लीड के हो रहा है। आपकी जमात भी मुतहर्रिक है एहतजाज के हवाले से। आने वाले दिनों में जो चैलेंजेस हमें दरपेश हैं, उन चैलेंजेस से किस तरीके से निकल सकते हैं? वे आउट किसके पास हो सकता है? देखिए, कोई शॉर्टकट में वे आउट नहीं है। आपने जो भी $1 अरब जो है वो इस साल में वापस करना है। आपके पास कोई रास्ता नहीं है कि कहाँ से ये पैसे आएंगे, किस तरह से आएंगे। आप इस वक्त ऐसे मामलात में फंस चुके हैं कि जहाँ पे आप बाहर नहीं निकल पा रहे। IMF है तो वो आपको जो ना ब्लैकमेल कर रहा है, वो आपको अपनी शराइत पे लेके चल रहा है। पब्लिक गरीब है, रिलीफ मांगती है, रोजगार नहीं है, खाने को नहीं है। पॉलिटिक्स है वो आपकी डिस्टर्ब है, एक दूसरे के साथ जो है ना वो मसाइल के शिकार है। आप किसी असूल के तहत जो है ना वो आपकी पॉलिटिक्स चल नहीं रही है। तो इसमें करप्शन है वो इंतहा को पहुंची हुई। तो इस मामले में जो है ना वो बाज़ औक़ात तो सिर्फ मायूसी और अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। कोई इस तरह से पॉजिटिव जद्दोजहद नहीं हो पा रही। कामरान साहब, मैंने पहली दफ़ा आपके मुंह से ऐसी बातें सुनी। आप तो हौसला देते थे और आप बड़े आपकी गुफ्तगू के बाद ये नज़र आता था कुछ हो रहा है, कुछ बेहतर हो जाएगा, लेकिन आज आप ख़ुद भी मुझे मायूस नज़र आए। क्या अगर सारी सियासी जमातें इख्तलाफात ख़त्म करके एक टेबल पर बैठ कर पाकिस्तान के मतलब सोचें तो फिर कोई हल निकल सकता है? ये पहले तो बात ये है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। सियासी जमातें इकट्ठी कैसे बैठेंगी? वो सियासी जमातें जो एक दूसरे का चेहरा देखने की रवादार नहीं है, जो एक दूसरे बुरे नामों से इल्काबात से पुकारते नहीं है, जो एक दूसरे के लिए जो है ना बिल्कुल किसी एक इशू पे भी इकट्ठा होने के लिए तैयार नहीं है। तो जब मसाइल इस तरह के होंगे तो फिर मेरा ख्याल है कि ये कोई पॉलिटिक्स में भी कोई ऐसी कोई संजीदा जो है ना वो मूव नजर नहीं आ रही है। बहरहाल मैं मायूस स्टिल नहीं हूँ। आपने कहा कि जो मेरे मुंह से मायूसी की बातें सुनी है, मायूस इसलिए नहीं हूँ कि अल्लाह पाक जो है इसी तरह से अंधेरों से रोशनी निकालते हैं। हालात इस नहज पे पहुंच जाते हैं जहाँ इंसान समझता है कि इसके आगे जो है ना मेरे पास बंद गली या रास्ता कोई नहीं, तो उसमें से अल्लाह पाक जो है ना फिर वो अपनी कुदरत के जरिए जो है वो बताते हैं कि देखिए आप किस जगह पे बंद मोड़ पे आए हुए थे और उसमें आपके लिए क्या रास्ते निकले थे। तो अल्लाह पाक यकीनन जो है ना बेहतरियाँ करेंगे, मगर हमको जो है ना बेहतरी का सफ़र शुरू करना चाहिए, आपस में भी बैठना चाहिए। और इसी तरह से जो है असल मसला जो है इसमें करप्शन का है। करप्शन इस हद तक हमारे यहाँ सराहियत कर गई हुई है कि वो इसको कोई बुरा काम नहीं समझा जाता। शायद ये पार्ट ऑफ बिजनेस बन गया। ना बिजनेसमैन इसको बुरा समझता है, ना पॉलिटिशियन इसको बुरा समझता है, और ना ही वो अफसर बुरा समझते हैं जो कि यूनिफॉर्म में या बगैर यूनिफॉर्म के। अदलिया इसको बुरा नहीं समझती। अदलिया का मतलब ये नहीं कि एज ए होल जो है ना इसको, मगर उसमें जो है ना जाहिर है वहाँ पे भी करप्शन है, वरना वो मेरी आपकी करप्शन जो है ना वो उसको फौरन जो है ना उनके हाथ में आ जाती है और उसको पकड़ के जो है ना वो गला उसका घूम देते हैं। तो ये मसाइल सारे हैं। अच्छा कामरान साहब, आप क्या समझते हैं हमारा स्ट्रक्चर कैसे बेहतर होगा? जितनी भी चीज़ें आप वो चाहे माश के अंदर देख लें, सियासत के अंदर देख लें, कानूनी मंजरनामे में देख लें, वहाँ पे इस्लाहात की ज़रूरत है लेकिन उसके दावे किए जाते हैं, अमली इक़दामात नहीं देखने को मिलते। आप ये देखिए कि 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस की हेयरिंग है। वो कौन सा है? साबिक सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ का नाम ECL में डालने या निकालने के हवाले से। अब जब बाद अज मर्ग केसेस लग रहे होंगे तो हमारे यहाँ फिर यहाँ पे बेहतरी के आसार कैसे नुमायां हो सकते हैं? यकीनन ऐसा ही है। बहुत सारे केस जो है, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो कि इन्फेक्शियस हो जाते हैं, जिसमें मुमकिन है देखिए मेरिट के ऊपर उसके ऊपर कोई भी डिसीजन हो जाए तो
सारे लोग मुतमईन हो जाते हैं कि ठीक है हमारी बात बनती थी या नहीं बनती थी। यहाँ बहुत सारे केसेस उस वक्त उनकी बारी आती है जब वो इन्फेक्शस हो गए हो, और इसका ये आपने एक मिसाल दी। इसके अलावा और ऐसे बहुत सारे मिसालें हैं। मैं इस वीक में आया हुआ था, इस्लामाबाद आया हूँ, एक केस मेरा डीलिस्ट हो गया, दूसरा यानी जब सुबह में हियरिंग के लिए आ रहा था तो वो केस जो है पता चला बेंच अवेलेबल नहीं है इसलिए डीलिस्ट हो गया, और दूसरा केस जो है इसी तरह इन्फेक्शस हो गया। अब जाहिर है मेरे कोयटा से आने की कास्ट होगी, मैंने खुद ने बियर की होगी, क्लाइंट ने बियर की होगी, उसके गले में पड़ी होगी। हम बहुत सारे मसाइल हमारे ऐसे हैं जिनसे हम जो है जिनको हम मीट विद कर सकते हैं उन इश्यूज को, मगर नहीं कर पा रहे हैं। कामरान मुख्तार साहब, इलेक्शन 90 रोज़ में होने चाहिए थे, आपने भी कहा। इलेक्शन कमीशन के आज की प्रेस रिलीज़ के बाद तो 90 रोज़ वाला मामला तो ख़त्म हो गया, और फिर दिसंबर में जाके 30 नवंबर का मतलब है 1 दिसंबर ही हो गया ना, फिर आगे से आगे भी जा सकता है ये। तो आपको इलेक्शन नज़र आ रहे हैं? देखिए, अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो ये अगर इनका ख्याल ये है कि केयर टेकर की जो ना वो शायद कोई मामला कोई शायद उनको काबू पा लिया जाए, तो मुझे नहीं लगता। केयर टेकर से ये हो सकता है कि बदनामी के जितने दाग हैं वो हम उनके गले में डाल दें। पेट्रोल बढ़ रहा है, आपने देख लिया, बिजली बढ़ रही है, हर चीज़ बढ़ रही है, तो अगर सिर्फ उनको बदनामी के दाग उनके गले में लगाने हैं, उनको ये तमगे देने हैं, जैसे कि अब हमारी हुकूमत ने बहुत सारे तमगे ले लिए उसमें बदनामी के, हालांकि उसमें उनका शायद कम हो, उनसे पहले वालों का कसूर ज़्यादा हो, मगर ये अब वो सारे तमगे जो है ना वो मेरा ख्याल है कि बदनामी के ये केयर टेकर्स के वाले होंगे। मगर इसके बावजूद अगर आप इलेक्शन नहीं करवाएंगे, वो उनके अंदर वो इतना करेज नहीं होता, वो आवाम के नुमाइंदे नहीं होते, वो इलेक्टेड नहीं है, वो सिलेक्टेड है, और उसका किन के सिलेक्टेड है ये भी पता नहीं है, तो वो ये मसाइल को हल नहीं करेंगे, मसाइल और बिगड़ जाएंगे, मसाइल और दूर हो जाएंगे, हाथ से निकल जाएंगे। आप क्या समझते हैं? इलेक्शन कमीशन कहता है 30 नवंबर तक हल्का बंदियां हम मुकम्मल कर लेंगे, क्या दिसंबर में अगर इलेक्शन कमीशन की इसी बात को मान लिया जाए तो इलेक्शन दिखाई देते हैं? मैंने उनको तजवीज़ पेश की थी जिस वक्त हमारी मीटिंग थी JUI की। मैंने उनको कहा था कि सेक्शन 17 के परसूस में जो कुछ आपने आगे करना है उसमें वन टाइम के लिए जो है ना बाई ऑर्डिनेंस जो है ना अमेंडमेंट प्रपोज करके भिजवाइए कि जिसके लिए 30 डेज रिक्वायर थे, आप 30 डेज की बजाय उस पीरियड को कर्टेल करिए और उनको कहिए कि जी इसमें 1 वीक में वन टाइम के लिए, मतलब ये नहीं कि ये कानून हमेशा के लिए हो, सनसेट क्लास इसमें डाल दीजिए एक दफ़ा के लिए, और चूंकि इस दफ़ा ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है तो इसको जो है आप हर 30 डेज वाले काम को 7 डेज के अंदर ले आइए। तो इस तरह से हम वो 90 डेज वाले मामले से भी निकलेंगे। चीफ साहब का कहना था कि जी देखते हैं इस बात को, मगर फिर भी जो है ना वो अगर उन्होंने नवंबर और दिसंबर तक ले गए मामला, तो फिर ये बात वहीं के वहीं आके अड़ रही है कि फरवरी के महीने में इलेक्शन, जब उससे पहले सेनेट जो है ना वो इनफेक्टिव ना हो जाए, इससे पहले फिर जो है ना ये इनके ज़हन में नहीं है, मगर जो कुछ कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। अदालत मेरा ख्याल है इसमें इंटरवीन करेगी और फिर इसमें मुश्किलात का सामना होगा केयर टेकर सेटअप। कामरान साहब, कल वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा कि ये बिजली का मसला इतना बड़ा मसला नहीं, बिल इतने बड़े मसला नहीं है, और ये जो लोग एहतजाज कर रहे हैं वो हैं जिनकी वजह से ये सारा मामला हुआ है। यानी PDM की तरफ का इशारा कर रहे थे कि क्योंकि उन्होंने इलेक्शन लड़ना है, उन्होंने कहा अगर मैंने भी इलेक्शन लड़ना होता मैं भी ऐसा ही करता। इलेक्शन तो उन्होंने भी लड़ना है। देखिए वो भी जो है ना वो बाप पार्टी के एक सेनेटर थे, उन्होंने अभी रिजाइन किया है, उनकी सीट भी अभी तक फिल नहीं हुई है क्योंकि इलेक्टोरल कॉलेज ही मौजूद नहीं है। मुमकिन है वो सीट वो फिल करने के लिए जब अगले इलेक्शन हो जाए तो इसी का बाई इलेक्शन हो तो उसी का टिकट फिर उनको मिल जाए। तो मैं अगर गलत नहीं हूं तो कामरान साहब, आइन के अंदर ये लिखा नहीं हुआ कि जो निगरान हुकूमत या निगरान सेटअप का हिस्सा होगा वो उससे कुछ अरसा बाद तक वो या उसके रिश्तेदार इलेक्शन के अंदर हिस्सा नहीं ले सकते? वो इमीडिएट इलेक्शन नहीं लड़ सकते, मगर ये तो अपने जनरल इलेक्शन में नहीं आएंगे ना, ये तो आएंगे फिर उसके बाद कोई सेनेट वेनेट के इलेक्शन के लिए आएंगे, तो सेनेट का इलेक्शन जो है वो तो फिर मार्च में ही है ना। तो इमीडिएट इलेक्शन जो है ना उससे पहले जो फर्स्ट इमीडिएट इलेक्शन होगा वो फिर जनरल इलेक्शन होगी। तो फर्स्ट जनरल इलेक्शन की वो जो कंडीशन निकल जाएगी तो फिर दूसरे उसमें जो है वो मेरा ख्याल है वो उसके लिए हर्डल क्रिएट नहीं होगी उनके लिए। तो यकीनन इसमें हम अपनी जिम्मेदारी भी एक्सेप्ट करते हैं कि इसमें हम भी जो है पब्लिक को रिलीफ नहीं दे पाए हैं,
मगर इन्होंने तो आगे फिर जो है ना उसको, वो हमारे यहाँ एक वो चढ़ाई वाला जो है वो इलाका है, उधर जो ट्रेन को 2 इंजन लग जाते हैं, तो इन्होंने तो 2 इंजन लगा लिए उसमें दोजान के स्टेशन पे आके, और उसको मजीद जो है ना स्पीड तेज कर दी है। शहबाज शरीफ साहब का तो कहना था हमने मुल्क को डिफॉल्ट से निकाल दिया, अब डिफॉल्ट से निकल गया, तो उसके बाद जो है ना ये फिर ये महंगाई इस दिन दुगनी रात चुगनी के लिए क्यों ये वो निगरान साहब जो है वो बैठे हुए। अच्छा, आपने कहा निगरान साहब क्यों बैठे हैं, ये महंगाई। आप कल जो एहतजाज हो रहा है मुल्क गिर जिस पे हड़ताल की कॉल है, क्या जमीयत उलमा इस्लाम उसका हिस्सा है या जमीयत उलमा इस्लाम इसके अलावा कॉल देगी? मेरे इल्म में नहीं है, मेरे इल्म में नहीं है कि JUI ने इसकी हमायत का ऐलान किया हो या इसको अपोज किया हो। बहरहाल महंगाई जो है वो हर एक का इशू है, और जमीयत में भी जो है ना वो सारे इस बात पे परेशान हैं। जिस वक्त हम हुकूमत में थे तो मौलाना साहब खुद इस पे बहुत सख्त परेशान थे कि इस मसले का हल क्या करें। इस मसले का हल अब समझ में नहीं आता था। हमारे पास जो है ना वो जादू की छड़ी जो था वो सिर्फ एक ही शख्स के पास थी, उसी के पास फिर उससे रजू करते थे कि भाई ये महंगाई वाला इशू इसने हमें मार दिया, हमको तो किसी और पार्टी ने जो है ना वो ख़राब नहीं किया इतना जितना हमको इस महंगाई ने ख़राब किया। हम लोगों को पब्लिक को जवाब नहीं दे पा रहे। कहते थे हालात ठीक हो जाएंगे, हालात उन्होंने भी ठीक नहीं किया, हालात आज भी ठीक नहीं हुए। कामरान साहब, आपको मुस्तकबिल करीब के अंदर नैब वाले केसेस दोबारा खुलते दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि चीफ जस्टिस साहब कहते हैं मैं तो जाने से पहले इसका फैसला अगर ना करके गया तो मेरे लिए तो शर्मिंदगी होगी, और वो ये कहते हैं कि 49 करोड़ अगर आप करप्शन कर लें नैब आपको पकड़ ना सकता हो, तो ये कैसा कानून है? देखिए, मेरा ख्याल है कि इसमें अपना चीफ साहब शायद कुछ अपने लिखेंगे मौजूदा चीफ साहब, मगर इसके साथ साथ जो है ना फिर प्रॉब्लम्स रहेंगे। जिस तरह से कौम जो है उनको उसमें डिवीजन है, उस तरह से कोर्ट में भी एक डिवीजन, बहुत बड़ी डिवीजन है। उसके बाद जो है वो फैसले सारे जो है ना वो रिव्यू में जो कुछ ये करके जाएंगे वो उसके बाद आप उसको 30 डेज प्लस कर लीजिए ना। हम आज पहली सितंबर गुजार चुके हैं और कल सैटरडे है सर, फिर उसके बाद मंडे से कोर्ट दोबारा कन्वीन होगी, रिकन्वीन होगी, तो 4 से 4 उसमें जो आप चीफ साहब के पास टोटल 2 हफ्ते रह गए, 12 दिन रह गए, उसके बाद या 10 दिन वर्किंग डेज रह गए। तो 10 दिन वर्किंग डेज में वो क्या कर पाएंगे? उसमें मुझे तो उसमें शुबा नजर आता है। तो 10 दिन बाद का मंजरनामा आपको क्या दिखाई देता है? 10 दिन बाद का मंजरनामा भी मुझे कोई अच्छा दिखाई नहीं दे रहा। वजह उसकी ये है कि ये अभी तक जो है ना वो अपने बाकी साथियों को लेके नहीं चल पा रहे, और जब बाकी साथियों को लेके नहीं चल पा रहे और कोई फैसले ऐसे करके जाएंगे जो फिर अगेन जो है ना जिनके हवाले से डिस्प्यूट होंगे, तो मुमकिन है उनकी रिव्यू आ जाए, और जब रिव्यू आएंगे तो फिर अगला जो मंजरनामा होगा उसमें जो है ना मुझे फिर जो है ना वो अच्छा नहीं लग रहा कि मामला ठीक होंगे, बल्कि वो उसमें जाहिर है ये बहुत सारे सवाल इन फैसलों के हवाले से उठेंगे। तो ये जाते जाते जो है ना इसमें कुछ बैठ जाते आपस में या फुल कोर्ट कर लेते, और जो भी करना है जिसके खिलाफ भी फैसला देना है, जिसके हक में भी देना है, जिस तरह से भी करना है, कि 10-12 दिन में 2, 4, 5 केस जो है ना वो निपटा जाते और फुल कोर्ट के जरिए निपटा के जाते, बाकी काम बेशक न करते। कामरान साहब, आपने कहा जिसके बाद छड़ी थी जादू की, जिसने सही करना था, उनने तो आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा 1 साल मज़ीद कम अज़ कम ये काम ठीक नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि 1 साल मज़ीद हम इसी दलदल में रहेंगे? देखिए, मुझे 1 साल से भी ज़्यादा जो है ना वो दलदल लगती है। दलदल में जो ये नहीं कि वो जिनके पास छड़ी थी वो खाली वही ख़राब थे या वो ठीक नहीं कर पाए, उससे पहले वाले जो है ना वो कुछ चीज़ें जो है ना ऐसी भी हो गए थे जिसमें जो है ना वो जिसका नुकसान फिर आने वालों को भी भुगतना पड़ा। या तो कौम को सही जो है ना वो मंजर दिखाते जो कुछ भी था। अब आपने 24 बिलियन डॉलर जो है ना इस साल में देने हैं, कहाँ से आएंगे? और 3 सालों में आपको शायद मेरा ख्याल है कि 84 बिलियन डॉलर जो है ना वो रिटर्न करना वापस। और ये आप इस अमाउंट को देख ले, अपने दिल पे याद रखिए, किस तरह से मुमकिन होगा। जो भी हुकूमत आएगी उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। जो भी हुकूमत आएगी उसके लिए मुसीबत है। हब्स के साजगार हवा का झोंका कहीं से आता दिखाई नहीं दे रहा। यही पाकिस्तान की इस वक्त मौजूदा सूरत हाल की हकीकत है। बहुत शुक्रिया सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यू से बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। कहीं जाएगा शिवदास।
ब्रेक के बाद खुशामदी नाज़रीन, अगर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात की जाए, कहा जाता है कि स्टॉक एक्सचेंज का जो मामला है वो टोटली मुख्तलिफ होता है। हमारा एक जरिए मुआश, हमारा सिस्टम मुआश का वो एक अलग सिस्टम है, तो दूसरी तरफ स्टॉक एक्सचेंज की गेम और तरह की है। स्टॉक एक्सचेंज के कुछ दिनों के अंदर तनज़्ज़ुली का मंजरनामा देखने में आया। जब निगरान हुकूमत आई थी तो उसमें एक इजाफा हुआ था और उसके बाद फिर रफ्ता रफ्ता वो कमी वाक़ हो रही है। उसकी एक बड़ी वजह इंटरेस्ट रेट को कहा जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट के बढ़ने की वजह से जो लोग हैं, जो कारोबारी तबका है, जो इन्वेस्टर हैं, वो उनका एतमाद बहाल नहीं हो पा रहा। अब ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी हमें क्या अपनाना पड़ेगी जिससे ये सिस्टम बहाल हो पाए, जिससे हम बरामदात के ऊपर भी तवज्जो दे पाएँ और दरामदात और बरामदात के फ़र्क को ख़त्म कर पाएँ, इंटरबैंक और ओपन मार्केट का रेट भी बराबर हो सके। इसी पे बात करते हैं। माहिर मईशत डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, सबसे पहले सवाल तो यही कि इंटरबैंक और ओपन मार्केट का जो फ़र्क है, ये फ़र्क ख़त्म क्यों नहीं हो रहा? हम माजी के अंदर बात ये करते थे कि अगर ये बराबर कर दिया जाए तो फिर सूरत हाल बेहतर हो सकती है। किसी हद तक ये बयानात भी आए थे कि इसे बराबर कर दिया गया, लेकिन अब वो गैप ही इतना बढ़ता जा रहा है कि हमारे लिए परेशानी का बायस बना हुआ। बहुत शुक्रिया आपका। मैं तो ये समझता हूँ कि हुकूमत जानबूझ के ये कर रही है क्योंकि अभी रुपए की कदर को मज़ीद गिरना है। कल को ये कहेंगे कि जनाब IMF के साथ तो हमारा मुआहदा है कि जो फ़र्क है 1.25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो मेरे ख्याल से अभी तो फ़र्क बहुत ज़्यादा है, कोई 20 रुपये का हो गया है। इसका मतलब ये है, अगर आप याद करें जुलाई के शुरू में मैंने आपसे ये कहा था कि जनाब ये रुपए की कदर जो है चंद हफ्ते बाद 324 पर आ जाएगी। तो ये तो एक मनसूबा बंदी के तहत इसको गिराया जा रहा है और आड़ बनाई जा रही है IMF की शराइत की। लेकिन जैसा आपने खुद ही कह दिया कि अगर मेरे मुल्क की जो इम्पोर्ट्स हैं, इन दरामदात हैं, वो एक्सपोर्ट की दुगनी से ज़्यादा है। नंबर एक, यानी 27 अरब डॉलर के आपका जो है एक्सपोर्ट था, 54 अरब डॉलर का जो है वो 55 अरब डॉलर का इम्पोर्ट था, दुगने से ज़्यादा। फिर आपका सरमाए का फरार कानूनी तरीके से भी हो रहा है, सरमाए का फरार गैर कानूनी तरीके से भी हो रहा है, डॉलर की स्मगलिंग भी हो रही है, अशिया की स्मगलिंग भी हो रही है। और हमारे केयर टेकर्स ने 2 हफ्ते के बाद अभी तक कोई ऐसा कदम नहीं उठाया कि वो जो लोग सट्टेबाजी कर रहे हैं, हुंडी हवाले का कारोबार कर रहे हैं, उनको रोकें, कुछ उनके खिलाफ एक्शन लें। और जो कानूनी तरीके से सरमाए का फरार हो रहा है रोज़ाना, उसको रोकने के लिए स्टेट बैंक की मुशावरत से कोई कदम उठाएं, वो नहीं है। अभी एक ही आया मुझे 14 दिन के बाद कि वज़ीर दाखिला ने कहा जी स्मगलिंग रोकने के अहकामात जारी कर दिए। खुदा के गज़ब से डरें, अगर स्मगलिंग रोकने के अहकामात तो आपको पहले दिन करने चाहिए थे, वो उन्होंने कहे 31 अगस्त को। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं और ये कह रहे हैं कि जी हमें तो मईशत तबाहत मिली, IMF के हम शराइत के पाबंद हैं। वज़ीर आज़म कहते हैं वो तो जी बिजली की चोरी हो रही है तो उसी शहर में हो रही है जहाँ एहतजाज कर रहे हैं, तो फिर हम क्या करें। मगर मैं एक स्टेटमेंट देना चाहता हूँ, एक स्टेटमेंट। मेरा स्टेटमेंट ये है कि अगर हुकूमत चाहे तो डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में बेहतरी आ सकती है, लेकिन चूंकि वो नहीं चाहते इसलिए मजीद गिरेगा। अगर निगरान हुकूमत चाहे। डॉक्टर साहब, हम चाहते हैं कि लोगों को कोई तो ऐसी उम्मीद नज़र आए और आपके मशवरे बड़े मुफीद होते हैं। आप ये बताएं कि किस तरह कदर बेहतर हो सकती है ताकि आपकी इस प्रोग्राम को देखकर उस पर कोई ना कोई तो अमल शुरू हो और मज़ीद हमारे मुल्क की बेहतरी के लिए हम क्या कर सकते हैं। जी बिल्कुल सही आपने बात की, लेकिन दूसरा जुमला जो मैं कह रहा था वो बता दूं। अगर ये हुकूमत चाहे निगरान अपने इख्तियारात के अंदर रहते हुए IMF की मंजूरी से, जिनको एतराज़ नहीं होगा, पेट्रोल और बिजली के नरखों में कमी मुमकिन है, लेकिन ये भी दूसरी हुकूमतों की तरह ताकतवर तबकों के ज़ेर असर हैं, उनके मफाद में काम कर रहे हैं। अब आपके सवाल का डायरेक्ट जवाब देखिए, बात ये थी कि हमारे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में आज भी ये हो रहा है और ये मुल्क का कानून है कि एक आदमी के पास चोरी का पैसा है, जायज़ पैसा है, नाजायज़ पैसा है, वो मार्केट से डॉलर ख़रीदता है। जब वो मार्केट से डॉलर ख़रीदता है तो डिमांड बढ़ती है, खुली मंडी में तो रेट गिरता है। वो उस पैसे को लाके बैरूनी करेंसी के अकाउंट में जमा कराता है। उसका एक जवाज़ है, वो जवाज़ ये है कि अगर आप डॉलर में पैसे रखें तो फ़ायदा होता है, बैंक में रखें या कौमी बचत में रखें या बहबूद में रखें तो निस्बतन नुकसान होता है। वो कहता है जी मैं तो डॉलर में रखूँगा, चलिए ठीक है रख लिया। मगर तीसरा बड़ा ख़तरनाक है, वो ये है कि मुल्की कानून के तहत वो आदमी चाहे चोरी का पैसा हो या जायज़ पैसे से ख़रीदा हो, वो उस पैसे को बैंक को हुक्म देता है जी बाहर भेज दें और वो डॉलर बाहर चले जाते हैं। मेरा कहना ये था हुकूमत से, स्टेट बैंक से, कि आप ये बताइए कि क्या ये आपको
बहुत मुश्किल लगता है कि आप ये कानून साजी स्टेट बैंक कर दे कि भाई किसी आदमी को बच्चे को तालीम के लिए भेजना है, ज़रूर भेजें, अल्लाह ताला उसके इल्म में इजाफा करे, पैसा भेज दें। खुदा न खास्ता कोई बीमार होता है, पैसा भेज दें डॉलर। लेकिन जो मार्केट से आपने डॉलर खरीदा है, इन दो मकासद के अलावा आप बाहर नहीं भेज सकते। जब आप ये कानून, ये स्टेट बैंक ये कहने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर तो सरमाए का फरार होता रहेगा, कानूनी तरीके से भी और गैर कानूनी तरीके से तो हो ही रहा है। तो स्टेट बैंक में एक हुकूमत ने बताया था कि एक साल में इस तरीके से 15 अरब डॉलर गए पाकिस्तान से बाहर। हुंडी इसी तरीके से जो रेमिटेंसेज आपकी आ रही हैं 111(4) के तहत, अगर 30 अरब डॉलर की आती हैं तो तकरीबन 20 अरब डॉलर इसी किस्म की गलत रेमिटेंसेज होती हैं, जो नुकसान होता है, टैक्सों में चला जाता है। तो पहला काम तो आप ये करें आज की तारीख में कि सुबह 9 बजे ये अहकाम जारी कर दे स्टेट बैंक, इन दो मकासद के अलावा पैसा बाहर नहीं जाएगा। इसके अलावा किसी को चाहिए तो स्टेट बैंक के पास आ जाए। नंबर 1 तो काम ये करना है। दूसरा जो बड़ा आम है, हमारा मसला है बिजली के नर्ख, पेट्रोल के नर्ख, जिससे आवाम बिलबुला उठ रहे हैं। अगर रुपए की कदर बेहतर होगी तो कुछ ना कुछ फ़र्क तो आप मानेंगे यहाँ पर आएगा। लेकिन मेरा एक सवाल है, देखिए एक सवाल ये है कि जो मैं स्टेटमेंट दिया था, अगर निगरान हुकूमत कानून ना तोड़े, निगरान हुकूमत कानून ना तोड़े, बेशक ये क्या मेरे पास इख्तियार नहीं है, लेकिन जो कानून है वो तो है ना, अगर वो ना तोड़े तो बिजली के नरखों में और पेट्रोल के नरखों में कमी हो सकती है। मगर वो कानून तोड़ने पर बज़िद हैं। हम कानून तोड़ेंगे क्योंकि ताकतवर तबके नाराज़ हो जाते हैं, चाहे 24 करोड़ आवाम सफ़र करें या जो है वो मईशत तबाह। इस पे IMF को किस तरीके से राजी किया जाएगा? IMF तो कहता है कि ये बताइए कि टैक्स कलेक्शन किस तरीके से आप बेहतर करेंगे। अगर यहाँ से रिलीफ देते हैं तो फिर किधर से पैसा इकट्ठा करेंगे आप? जी आपने सही कहा, लेकिन मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा कि जो मैं तरीका बता रहा हूँ उससे IMF जो है वो आपको इजाज़त देगा कि आप पेट्रोल के और बिजली के नरखों में कमी कर दें, लेकिन आप पहले करके तो दिखाएं। मैं कानून आपको बताता हूँ क्या है। देखिए 14 जून 2019 के आप अखबारात उठा लीजिए, टैक्स एमनेस्टी स्कीम जो इमरान खान साहब लाए थे, उसमें ये कहा गया था कि जो असासे मुल्क के अंदर हैं, चोरी के पैसे हैं और जिनसे एमनेस्टी स्कीम में फ़ायदा नहीं उठाया, उनके अल्फाज में बता देता हूँ कानून के, उनके असासे और जायदादें जब्त कर ली जाएंगी, उनको 7 साल के लिए जेल भेज दिया जाएगा। मैंने ये कानून मौजूद है, इश्तहारात में शाये हुआ है। मैंने ये कहा था कि भाई किसी को जेल ना भेजें, ना किसी के असासे जब्त करें, ना कि कुछ करें। आप सिर्फ ये करें, 41 लाख आदमी हैं जिनके कई हज़ार अरब रुपए के असासों की डिटेल्स हुकूमत के पास है, FBI के पास है। सिर्फ कानून पर अमल दरामद करना है। मसलन आपको पता है एक नॉन फाइलर भी होता है जिस पर कि आप कहते हैं जी उसके प्रॉफिट पर टैक्स की शरह बढ़ा देते हैं और विड्रॉल पर कुछ टैक्स ले लेते हैं। वो जो आपके पास फहरिस्त मौजूद है, आप ये कहिए तो भाई नाजायज़ पैसा है ना। तो जब आप और मैं अपनी आमदनी से टैक्स दे के जो पैसा बचता है कौम बैंक में जमा करते हैं, उसके मुनाफे पर टैक्स है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो बैंक में पैसा पड़ा है, कौमी बचत स्कीमों में पड़ा है, जिस पर टैक्स नहीं दिए, आमदनी के ऊपर चोरी के हैं, उससे आप टैक्स काट लें इस कानून के तहत। ये कानून मौजूद है। तो अगर ये नहीं काट रहा है जो निगरान हुकूमत, और जैसे माजी में नहीं काटा, ये कानून की खिलाफ वर्जी है। तो अगर आप कौम को ये बेदार करते हैं कि भाई मईशत तबाह हो रही है, आवाम बिलबुला उठ रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में मुसीबतें आ गई हैं, तो क्या अगर आज भी अगर लोग कुर्बानी तो हम मांग नहीं रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि जिस तरीके से दूसरे लोग अपनी आमदनी पर टैक्स दे रहे हैं, जिन चोरों ने नहीं दिया उनसे आप जो आपके कंट्रोल में वो पैसा निकाल लें, कानून के तहत निकाल लें। कौमी बचत स्कीम में पैसा 2.5 करोड़ रुपए एक आदमी ने लगाया है, उस पर टैक्स नहीं दिया, चोरी का पैसा है, काट लें। एक आदमी बिठा दें प्राइम मिनिस्टर सेल में, सीनियर आदमी, वो रोज़ाना जो है इन इदारों के साथ कोऑर्डिनेट करे कि जी कितना पैसा आया, कितना लिस्ट मौजूद है। और मैं आज को फिगर देने के लिए तैयार हूँ। 4 महीने में 1100 अरब रुपया मुल्क के अंदर चोरी के असासों से, जिनकी तफसील हुकूमत के पास है। तो अगर एक महीने में आप 200 अरब लेते हैं रुपए, तो आप IMF को बताएं ये 200 अरब इजाफी आ गया है, बड़ी मेहरबानी, अब इसकी हमें इजाज़त दे दें, हम ये आवाम को दे दें, क्योंकि ये तो एडिशनल है, जो आपने हदफ दिया था उसके अलावा है। मगर ये मानने के लिए तैयार नहीं है, ये करेंगे भी नहीं। उसकी वजह आपको अगर आप इजाज़त दें क्यों नहीं करेंगे, ये मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ। देखिए 2018 में आप चले जाइए, हमारे यहाँ डॉक्टर शमशाद अख्तर उस वक्त भी वज़ीर ख़जाना थी, निगरान शाहिद अब्बासी साहब एक टैक्स एमनेस्टी लेकर आए थे, जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट यानी पार्लियामेंट ने दी थी उसको, वो ख़त्म हो रही थी 30 जून 2019 को। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में किसी को तोसी का इख्तियार नहीं है। तो जब 30 जून आ गई, निगरान हुकूमत थी,
तो शमशाद अख्तर साहिबा ने एक समरी दी प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट को कि इस लूटी हुई दौलत में तहफ़्फ़ुज़ देने में तोसी कर दें, तो उनके पास इख्तियार नहीं था। निगरान वज़ीर आज़म नासिरुल मलिक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये साबका हुकूमत जो सुरंगें लगा गई हैं, जो भी करके अब इसे दुरुस्त तो करना है, इस वतन के लिए सब ने अपना रोल अदा करना है। ये स्मगलिंग रोकने का हुक्म दे दिया गया है कि स्मगलिंग रोकी जाए। बिल्कुल आपने कहा कि फौरी करना चाहिए, चलें अब हो गया। आप क्या समझते हैं स्मगलिंग रुकने से और दीगर लोगों से कर एहतसाब करने से, जिन लोगों ने पैसा लूटा है, इन तमाम चीज़ों के बाद किस हालात को आप बेहतरी की तरफ जाते देखते हैं? मतलब मैं कौम को कोई गलत बात नहीं करना चाहता। मैंने जैसे आपसे कहा कि 2 जुलाई को मैंने आपसे के प्रोग्राम में कहा था कि डॉलर जो है 324 रुपये पर आ जाएगा। मैं दोबारा कह रहा हूँ, इनका कोई इरादा ऐसा नहीं है, कोई सियासी अज़्म नहीं है कि कोई बड़े पैमाने पर स्मगलिंग रुकेगी। इसीलिए मैंने आप शायद चीनी की को कंट्रोल कर लें, लेकिन मैंने अभी आपसे शुरू में ये इसीलिए कहा था कि डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर को मैं गिरता देख रहा हूं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात समझाइए, अफगानिस्तान अगर ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के ऊपर इसकी कीमत डिपेंड करती है, तो अफगानिस्तान में अफगानी जो है वो 75 या 78 या 73 इनमें से कोई एक फिगर है, उसके बराबर $1 है। तो वहां पे सूरत हाल इस हद तक क्यों है? हमारे ऊपर क्यों अजाब मुसल्लत है? पहले तो ये कि हम IMF के प्रोग्राम में हैं। अफगानिस्तान तो दुनिया के आलमी निज़ाम में नहीं है, उनका तो अपना अलग चल रहा है, वो तो अपना पाकिस्तान हम IMF के प्रोग्राम। सही। और हमारे यहाँ डॉलर, आपको मैं बता दूं, अभी फिगर हुकूमत ने दी थी, $500 मिलियन पर डे पाकिस्तान से स्मगलिंग होती है अफगानिस्तान। इसीलिए आप देखें कि जो डॉलर का रेट कराची में है और जो पेशावर में है और जो काबुल में है, वो फ़र्क है, इसलिए कि वो स्मगलिंग हो रही है और हमारे लोग मुलव्विस हैं उसके अंदर। स्टेट बैंक को पता है कि कौन कौन मुलव्विस है, कौन वो दायरे कर रहे हैं। तो हम उस स्मगलिंग को सही मानों में रोकने में दिलचस्पी नहीं रखते, क्योंकि ताकतवर तबकों के मुफादात इतने ज़्यादा हैं। स्मगलिंग तो देखिए ना, चीनी की भी स्मगलिंग हो रही है, दूसरी चीज़ों की भी हो रही है, करेंसी की भी हो रही है, किस चीज़ की नहीं हो रही है स्मगलिंग? तो मेरा सिर्फ कहना यह था कि आज भी आपने जो सवाल उठाया था, अगर हम सिर्फ ये कानून की पाबंदी अगर सिर्फ निगरान हुकूमत कर लें, सही, और एहसाब तो बात की चीज़ है, सिर्फ चोरी के पैसे से रिकवरी कर लें तो हालात बेहतर हो जाएंगे। चोरी के पैसों की अगर रिकवरी कर ली जाए तो हालात बेहतर हो सकते हैं और निगरान हुकूमत ये इकदाम उठा सकती है। बहुत शुक्रिया शाहिद हसन सिद्दीकी साले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, कल जो है मैच हो रहा है पाक भारत का। ये हब्स के माहौल में जहाँ पे हम बातें कर रहे हैं मफलूकुल हाली की, वहाँ पे हमें ये क्रिकेट है जो कहीं ना कहीं पे जाके खुशी का एक उनसर फराहम कर देती है। कल का मैच जो है किस हद तक हाई वोल्टेज होगा, उम्मीदें कैसी हो सकती हैं और इसको सेलिब्रेट किस तरीके से किया जा सकता है। राना साहब से इस पे इख्तितामी कलिमात लेते हैं, फिर प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। राना साहब, क्या समझते हैं कल का मैच किस हद तक तगड़ा होगा? बड़ी बड़ी स्क्रीन्स फिर भी लग रही हैं, जिस तरह लोग जो हैं उन्हें खुशी का एक उनसर तो फराहम हो रहा है। एक तो दुआ करेंगे कल का मैच हो जाए। 80% बारिश की तवक्को भी है। अगर कल का मैच हो जाता है तो हम तो ये दुआ करेंगे या अल्लाह पाकिस्तान मैच जीते, और सब मैं बल्कि हर पाकिस्तान की ये दुआ होगी पाकिस्तान मैच जीते। मैं आज ना सोशल मीडिया पे देख रहा था, उसने बड़ा अच्छा मज़हर ने अपना एक व्लॉग किया हुआ था और उसमें उसने वो तस्वीरें दिखाई कि हिंदू पंडित जो है ना, वो बाकायदा पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तस्वीरें पुतलों पे बना के ना उन पे जादू कर रहे हैं। यानी बाबर आजम पे हो गया, रिजवान पे हो गया, वो हम जो नसीम शाह है उस पर इस तरह कर रहे हैं। तो वो उसने दिखाया, बड़ा मज़ा आया मुझे कि वहाँ पे ये हो रहा है, लेकिन उनके 100 जादू, करोड़ जादू, उनके पंडित, एक चीज़ तो देखें ना, एक चीज़ तो तब्दील हुई है ना। माजी के अंदर किस तरीके से एक दूसरे को ललकारा जाता था, अब विराट कोहली बैठ के बाबर आजम की तारीफ़ कर रहे हैं। शर्मा ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पास अब शाहीन नहीं है तो क्या करें, हमारे पास जो है वो है, उनकी बॉलिंग अटैक बहुत मजबूत है, हमें अपनी परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी। ये जो तब्दीली है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, ये बहुत अरसे बाद आई है। लेकिन वहाँ पे जो हिंदू इंतहा पसंद है ना, वो शायद ये चीज़ पसंद नहीं करते, वो किसी और तरफ चलते हैं। तो वो मैं देख रहा था, तो इसका मतलब है कि एक ऐसा इंतज़ार है, कल आपको भी है, मुझे भी इंतज़ार है, हम सबको इंतज़ार है उस मैच का। अल्लाह करे बारिश का जो 80% वाला है वो 8% पे चला जाए और मैच हो, और एक अच्छा मैच हो, जो भी टीम जीते, वो जो अच्छा खेले वो जीते। मेरी सारी ख्वाहिशें पाकिस्तान के साथ हैं और कल आप देखेंगे कि अगर पाकिस्तान ये मैच हुआ तो पाकिस्तान इस 50 ओवर के मैच को 20-20 के तरीके से खेलेगा और आपको मज़ा आएगा।
चलें कल इसमें खुशी का कुछ उनसर शामिल करके इसके कुछ मनाजिर देखने को मिल जाएंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।